principles and processes. First chapter, principles and processes. इसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ना है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? EFB की डेफिनेशन आ सकती है, वैसे चांसेस कम है बायोटेक की डेफिनेशन आने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए. बायोटेक, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. राइट डाउन, इट इज द branch of science that deals with techniques of using live organism or enzymes from organism to produce products and processes useful for mankind. क्या लिखा हमने? ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है किसके अंदर? टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म. लाइव ऑर्गेनिज्म को आप मैनिपुलेट कर रहे हो यहाँ पर, या फिर उनसे रिलेटेड एंजाइम्स को, या फिर कोई भी केमिकल जो लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसके जैसा एनालॉग आप बना लेते हो. एनालॉग मतलब सेम टाइप ऑफ केमिकल आप बना लेते हो और उसको मॉडिफाई करते हो. क्यों मॉडिफाई किया? ताकि आप प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बना सको जो कि यूजफुल रहे मैनकाइंड के लिए. क्लियर क्लास? नेक्स्ट राइट डाउन. डेफिनेशन जो है EFB ने क्या दी थी? डेफिनेशन बाय EFB. व्हाट इज EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्या बोला इन्होंने? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है, और साइंस के साथ कौन है? ऑर्गेनिजम्स, लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर सिर्फ सेल्स हैं, या प्रोडक्ट्स हैं उनके, या फिर पार्ट्स हैं. देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स भी हो सकते हैं. मॉलिक्यूलर एनालॉग्स वो एनालॉग्स हैं जो कि आपने जस्ट बना लिए हैं, उनके जैसे मॉलिक्यूलर एनालॉग्स. फॉर प्रोडक्ट्स एंड services useful for mankind. This is the definition given by EFB. EFB is the European Federation of Biotechnology. Clear? This is the introduction of biotech. अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? बायोटेक यूज करोगे या बायोटेक पे काम करोगे तो क्या क्या जरूरी है यहां पर? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बेसिकली दो प्रिंसिपल रहते हैं. नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग. और नंबर 2 रहता है बायो प्रोसेसिंग. समझ लो दोनों कॉन्सेप्ट को. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? RDNA टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं. क्लियर? इसके अंदर एक डीएनए सेगमेंट के अंदर आप अपना डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट डाल देते हो फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, अपने फायदे के लिए. तो वो प्रोसेस क्या रहती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग. बेसिकली ये प्रोसेस जो है इट इज डन ऑन द माइक्रोब्स,
और माइक्रोब्स पे काम करने के लिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. दैट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स कम्स इन द बायो प्रोसेसिंग. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या लिख के आओगे? राइट डाउन. दीज आर द टेक्निक्स टू ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना. द केमिस्ट्री, किसको चेंज करोगे? केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू इंट्रोड्यूस these into host organism. होस्ट ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उसको ऑल्टर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. वेट फॉर अ मिनट. राइट. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो? देयर आर द टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. दस जो फिनोटाइप है होस्ट ऑर्गेनिज्म का, फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर्स, जीनोटाइप होता है उसके जीन में चेंज करना, और जीन के चेंज से ही फिनोटाइप यानी कि उसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. बायो प्रोसेसिंग में आ जाएंगी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स. राइट डाउन. मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन. What is bioprocess engineering? Maintenance of sterile processing. Screenshot ले लो so that I can rub the board. क्योंकि बेसिकली ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप काम क्या करते हो? माइक्रोब्स के ऊपर काम करते हो. इकोलाई है, बैक्टीरिया है. अब होगा क्या, जब आप माइक्रोब्स पे काम करोगे, एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जरा सा आपने इसको कल्चर मीडिया दिया तो वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे. लेकिन आपको एक पर्टिकुलर अपने ही माइक्रोब के ऊपर काम करना है. तो जितने भी वेसल्स यूज करोगे आरडीएनए के अंदर, या जो भी चीजें आप यूज करने वाले हो, स्कैपुला है, बर्नर है, पेट्री डिश है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, उसके अंदर कोई और माइक्रोब आके ग्रो ना कर जाए, इसीलिए आपको कंडीशंस रखनी होंगी स्टेराइल कंडीशन. इसके लिए आप ऑटोक्लेव कर लेते हो, जैसे कि पहले आपको बताया भी हुआ है. ऑटोक्लेव के अलावा LAF यूज कर सकते हो. व्हाट इज LAF? लैमिनार एयर फ्लो. इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. किसने कंस्ट्रक्ट किया था और किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ था? राइट डाउन. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूछ लिया जाता है. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA. First recombinant DNA was constructed by Boyer and Cohen. Boyer and Cohen in 1972. इन्होंने क्या किया? They isolated antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium. साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम से इन्होंने एंटीबायोटिक से जो रेजिस्ट करती है उस जीन को आइसोलेट किया, एंड देन द जीन इज introduced into the plasmid of E. coli. किसके अंदर इंसर्ट किया? E. coli के अंदर. E. coli जो है वो बहुत अच्छे से बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि E. coli के अंदर होता है प्लाज्मिड डीएनए. प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसके अंदर जीन इंसर्ट करना बड़ा इजी रहता है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, तो कॉपीज भी जो है वो यहां पर आराम से बन जाती हैं. क्लियर?
So first recombinant DNA was given by Boyer and Cohen in 1972. साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली और ई कोलाई में उसको इंसर्ट किया. ई कोलाई हमारा यहाँ पर होस्ट था, प्लाज्मिड के अंदर उसको डाल दिया, इसको एज अ वेक्टर यूज कर लिया हमने फॉर मेकिंग द कॉपीज. क्लियर क्लास? नेक्स्ट राइट डाउन. इसके बाद आपने पढ़ना है कि भाई आप आरडीएनए कर रहे हो. आरडीएनए करने के लिए सबसे पहले तो आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा. जिसके अंदर से भी आप डीएनए निकालोगे उस सेल को आपको रप्चर करना पड़ेगा. तो आपको कुछ चाहिए यहाँ पर एंजाइम्स. एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो लिखेंगे. सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बेसिकली टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है. आरडीएनए टेक्नोलॉजी आप करने बैठे हो तो आपको चीजें कौन कौन से चाहिए. सबसे पहले आपको चाहिए एंजाइम्स. ऐसे एंजाइम्स जो कि जिस भी ऑर्गेनिज्म से आप डीएनए निकालने वाले हो उसकी वॉल को जो है वो रप्चर कर दे. सो राइट डाउन, वी नीड सम एंजाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स. नंबर 2, वी नीड वेक्टर्स. जो एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में ले जाए, ऐसा हमें वेक्टर चाहिए. थर्ड, वी नीड अ होस्ट, जिसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव होस्ट चाहिए हमें, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉपीज. आरडीएनए तो आपने बना लिया लेकिन बार बार उसको बनाते ही नहीं रहोगे. एक बार बना लिया उसकी कॉपीज आप बनवाते रहते हो उसके बाद, राइट. सो वी नीड अ कॉम्पिटेंट होस्ट. फोर्थ, वी रिक्वायर सम टेक्निक्स. टेक्निक्स कौन सी रहेंगी. नंबर 1 आप पढ़ोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को रन कराती है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ बेसिस, अकॉर्डिंग टू देयर साइज बेसिस. ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को लेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर सकती है अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर. वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर. नेक्स्ट देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया आपका. पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये क्या करेगा, जो भी कुछ आपने बनाया है, लाइक आपने डीएनए बनाया है, आरएनए बनाया है, दोनों की कॉपी बनवा सकता है, डीएनए की भी और आरएनए की भी. जो आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड किया था या टेस्ट जो आपका लिया था उसके अंदर ये क्वेश्चन भी था कि क्या डीएनए सिर्फ क्या पीसीआर सिर्फ डीएनए को कॉपी करता है. नहीं, आरएनए को भी कॉपी करता है ये. नेक्स्ट, उसके बाद आपको चाहिए ट्रांसफर असेंबली. जब आप करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल के अंदर आपने डीएनए को रन कराया, जेल उठाते हो किसमें से, जो आपका ट्रांसफर असेंबली है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपको एक ट्रांसफर असेंबली चाहिए जिसके अंदर आपने अगर जेल डाला है, जिसके अंदर आपने डीएनए डाला है, उस जो वो मशीन होती है, जो वो ऑपरेटस होता है, उसको आप बोलते हो ट्रांसफर असेंबली. या जिसके अंदर भी आपने वो डीएनए निकाल के डालना है, दैट विल बी योर ट्रांसफर असेंबली. नेक्स्ट वी नीड, फिफ्थ इज we need to produce or production on commercial scale, right. So these are some tools. We need some enzymes. enzymes आपको वॉल को तोड़ने के लिए या फिर डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को यानी कि जीन फ्रेगमेंट्स को चिपकाने के लिए, तो बहुत सारे एंजाइम्स आपको रिक्वायर्ड हैं. वेक्टर्स आपको चाहिए यहाँ पे. वेक्टर्स ने आरडीएनए, देखो एंजाइम्स की हेल्प से आपने आरडीएनए बना लिया, उसके बाद वेक्टर की हेल्प से आपने होस्ट के अंदर उसको डालना है, होस्ट उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा. कॉपीज बनने के बाद इस जो ये तीनों प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए. आपने आरडीएनए बना तो लिया, क्या वो आपका आरडीएनए बनाया जो है आपने, या इन्फेक्शन जहां भी आपने कराया होगा, क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपने देखना है यहाँ पर. उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स हैं. पीसीआर, आपने डीएनए बनाया, उसकी कॉपी चाहिए, तो आप किससे करोगे, पीसीआर से करोगे. ट्रांसफर असेंबली आपको चाहिए, एंड एट लास्ट सब कुछ सही जाता है, यू कैन नाउ प्रोड्यूस इट ऑन अ कमर्शियल स्केल. इज इट क्लियर क्लास? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. सो एक एक करके. ट्रांसफर असेंबली का मतलब है बेटा, समझो ध्यान से, जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है,
आप इसको गूगल भी कर सकते हो, पिक्चर्स आपको दिख जाएंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें किस तरह का एपरेटस आता है, एक मतलब कैसे बताऊं, एक बॉक्स टाइप आता है जिसके अंदर जेल फिल करते हो आप, और उसके अंदर वेल्स बने हुए होते हैं जिसमें आप माइक्रो पाइपेट्स की हेल्प से अपना डीएनए फ्रेगमेंट जो भी आपने डाइजेस्ट कराया उसको इंसर्ट करते हो। तो जो ये जेल पहले तो लिक्विड थी, उसके बाद क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आप इसको रख दोगे ना, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो वो असेंबली जो है आप ओपन करके उसमें से जेल निकाल सकते हो। तो ये ट्रांसफर करने वाला जो ये ऑपरेटस है, ये मशीन है जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हो, उसको आप बोलते हो ट्रांसफर असेंबली। क्लियर हरगुन? मैम रिपीट करना। ट्रांसफर असेंबली जो है वो एक ऑपरेटस है जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हो। समझो बात को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या यूज कर रहे हो, अगर जेल यूज कर रहे हो, अगर जेल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, लेकिन आप क्या करते हो, उसको गर्म करके, पहले हॉट बाथ देके या कुछ भी करके गर्म करके उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस तरह से एक प्लेट होती है, शीट होती है। अब इसके अंदर आप अपनी जेल पोर करोगे, बीच बीच में वेल्स प्रेजेंट होंगे, उन वेल्स में डीएनए पोर करते हो और इसको स्क्रू के साथ बंद कर देते हो। थोड़ी देर बाद आप इसको रख दोगे, रूम टेम्परेचर पे आपकी जेल हो जाएगी सॉलिडिफाई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने रन किया, डीएनए आपका रन हो गया, फिर उस ट्रांसफर असेंबली को खोलोगे। जो ये ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, उसको बोलते हो ट्रांसफर असेंबली। क्लियर? पर और मैम ये क्वेश्चन था। बोलो। और ये तो क्लियर हो गया। और मैम प्रोसेस टू इंड्यूस एलियन जीन इनटू अ वेक्टर डीएनए, प्रोसेस टू कोई और ऑर्गेनिज्म, एलियन जीन इनटू एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो आरडीएनए हो गया ना। एलियन जीन का मतलब है, समझ बात को, तेरे को ना किसी के करेक्टर पसंद आए, करेक्टर किसकी वजह से है, जीन की वजह से है, ठीक है। वो जीन तुझे उस इंसान से चाहिए और दूसरे में तेरे को डालना है, तो अब क्या करेगा, ऐसे तो नहीं है कि हाँ भाई जीन निकाला और उसको खिला दिया, ऐसा नहीं होता। क्या करेगा, दोनों के सेल निकाले तूने, दोनों के सेल में से जिसका जीन तुझे निकालना है उसके सेल, उसके जीन में से, उसके सेल में से अपने जीन निकाल लिया और दूसरे में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो ठीक है, प्रोसेस का नेम क्या होगा? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, समझ बात को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक अपना कंक्लूजन है ना, पूरा रख लो कि आप क्या पढ़ रहे हो। जीन को ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रोसेस जिसकी वजह से आप जीन किसी के भी अंदर डाल सकते हो, द प्रोसेस इज नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। या फिर एग्जैक्टली क्वेश्चन हो सकता है ये भी पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी टेक्निक से आप जीन को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड, बम्बार्डमेंट मेथड ये लिखोगे। समझ आ रही है बात? अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसके हिसाब से आंसर देना है। टेक्नोलॉजी तो आरडीएनए है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन मेथड्स पूछे जाएं। टेक्नोलॉजी और मेथड में डिफरेंस है। मेथड रहेंगे जीन गन मेथड, बम्बार्डमेंट मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है, लेकिन टेक्निक जो है वो हमारी एक ही है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर? ओके मैम। ओके, अब ये एंजाइम जो है आपने वन बाय वन करके पढ़ने हैं, क्या क्या एंजाइम आप यूज करने वाले हो। यहाँ पर सबसे सस्ता चैप्टर है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। कॉन्सेप्ट वही घूम फिर के दो चार है बस। चलो, एंजाइम नंबर 1 क्या चाहिए आपको, एंजाइम चाहिए। देखो समझो कॉन्सेप्ट, समझो क्या है। ये एक सेल, सेल का को नाम दिया मैंने ए, ये तुम्हारा दूसरा सेल, सेल को नाम दिया मैंने बी। इसके न्यूक्लियस में इसका डीएनए है, इसके न्यूक्लियस में इसका डीएनए है, ठीक है। तुम्हें ए की कोई जीन इंट्रोड्यूस करनी है बी के अंदर, ठीक है, समझो। अब इसकी जीन को निकालने के लिए पहले तो इस सेल की वॉल को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। सेल की वॉल तोड़ेगा तभी तो अंदर का जो न्यूक्लियस है वहां तक पहुंचोगे और आप जीन या आप इसका डीएनए जो है वो निकाल लाओगे बाहर, ऐसा ही होगा। तो वॉल को तोड़ने के लिए आपको एंजाइम चाहिए, डिग्रेडेड एंजाइम्स, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका सेल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो जो
ये डिग्रेडेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट डिग्रेड द सेल ऑफ द वॉल ऑफ अ सेल। क्लियर? लाइसिंग एंजाइम से क्या करोगे आप? वॉल जो है सेल की, बस वो डिग्रेड कर सकते हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अ सेल। फॉर एग्जांपल आपके पास एनिमल सेल है। कौन सा सेल है? एनिमल। एनिमल के ऊपर सेल वॉल तो होती नहीं है, देयर इज ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है दो चीजों की। कौन कौन सी? प्रोटीन एंड लिपिड। और इन दोनों चीजों को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा होगा? प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। समझ आ रही है बात? तो एनिमल सेल की वॉल तोड़ने के लिए लाइसिंग एंजाइम जो यूज होते हैं दैट इज प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। इज इट क्लियर क्लास? नाउ सपोज करो एनिमल सेल नहीं है आपका, आपको प्लांट सेल से जीन निकालनी है, तो क्या करोगे? प्लांट सेल से जीन निकालनी है हमें। प्लांट सेल। अब प्लांट सेल की कॉम्पोजिशन हमें बड़े अच्छे से पता है। इसके अंदर बेटा सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है। और प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है? सेल्यूलोज को डिग्रेड करने वाला एंजाइम जो है दैट इज सेल्यूलेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो से फिर से वही है, प्रोटीन की बनी है और लिपिड्स की बनी है। तो क्या चाहिए आपको? प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। क्लियर? सो इफ यू आर हैविंग प्लांट सेल, उसमें से डीएनए आपको निकालना है, उसकी वॉल को आपने तोड़ना है, तो यू रिक्वायर 3 एंजाइम। सेलुलोज, सेलुलेज, नंबर 2 प्रोटीएजेस, नंबर 3 लाइपेजेस। इफ यू आर हैविंग एन एनिमल सेल, ओनली प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। क्लियर? And what about if you are having the fungi cell, fungus cell? फंगस सेल की वॉल जो है बनी होती है काइटिन से, तो एंजाइम जो आपको चाहिए होगा काइटिनेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फिर से वही है, राइट? क्या? प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस आप यू आर रिक्वायर्ड। क्लियर? क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था किसके ऊपर? डी मैं लिख रही हूं यहां पे, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की जो वॉल है वो एक ही एंजाइम से डिग्रेड हो जाएगी, दैट इज लाइसोजाइम। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस टॉपिक? दीज आर द एंजाइम्स दैट कैन डिग्रेड द वॉल ऑफ अ सेल। क्योंकि जो लाइसोजाइम होता है ना, ये दिस इज बैक्टीरियोसाइडल, ये बैक्टीरिया की वॉल को रप्चर कर सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। मैम विरियोइड्स के केस में कौन सा लगेगा? वायरस के केस में सुन मेरी बात, वायरस के केस में क्या होता है? कुछ है ही नहीं उसके अंदर, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा अंदर। ठीक है? अब उसके ऊपर कोड किसका होता है? प्रोटीन का। तो आपको क्या चाहिए? प्रोटीएजेस। क्लियर? इनके ऊपर नहीं होता ना मैम? किन के ऊपर नहीं होता? विरियोइड्स के। विरियोइड्स के केस में? अच्छा, मेरे को लगा वायरस के केस में बोल रहा है। विरियोइड्स के केस में तो है ही नहीं कुछ भी, सीधा पड़ा हुआ है तेरा डीएनए आरएनए। ओके मैम। हाँ, उसके ऊपर तो कोटिंग ही नहीं है ना, वो बेचारा खुद से ही डीएनए आरएनए है, कुछ भी नहीं चाहिए वहां पर। वायरस के केस में चाहिए हमें, क्योंकि वायरस का जो आरएनए और डीएनए है उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग है, आपको वो रिमूव करना है। और विरियोइड्स, वायरस, प्रियॉन्स, इनका जो डीएनए है हम बेसिकली आरडीएनए में यूज करते नहीं है। काम ज्यादातर होता है बैक्टीरिया के ऊपर, क्योंकि प्लाज्मिड है उनके पास, रेप्लिकेशन कर सकता है। वायरस तो बेचारा खुद को ही उसको होस्ट चाहिए, ठीक है, तो वो तो क्या ही काम करेगा। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक आपने बनानी है तो मान लो कोई वायरस है, लाइक कोविड की हम बात करें, कोविड का जो वायरस था वो हमें डिजीज कोज कर रहा है, तो कोविड का जो वायरस है यदि हमें उसकी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनानी हो तो उसका एटीन्यूएटेड फॉर्म में हम उसके जैसा मिमिक करता हुआ उसका डीएनए बना ले और वो इंसर्ट कर दे बॉडी के अंदर, तो अपने आप से इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। एटीन्यूएट वैक्सीन में यही तो होता है, हिट किल्ड वैक्सीन में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट और क्या चाहिए आपको? एंडोन्यूक्लिएजेस। नेक्स्ट एंजाइम विल बी एंडोन्यूक्लिएजेस।
दूसरा एंजाइम जो आपका रहेगा दैट विल बी एंडोन्यूक्लिएजेस, ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। दर्जी वाला काम करने जा रहे हो, एक कपड़ा काटा, दूसरे के पास चिपकाया, उसको प्रॉपरली एक जगह हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया। तो यहाँ पे जो चीजें डीएनए को काटती हैं उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। डीएनए को कट करने के लिए इसको यूज किया गया है। इसका जो आइडिया है वो हमें मिला था बैक्टीरिया से ही। लिखो फर्स्ट किसने फाउंड आउट किया, हिस्ट्री लिखेंगे इसकी हम सबसे पहले, हिस्ट्री। In 1963, scientists found that in prokaryotes, there is a natural defense mechanism. There is a natural defense mechanism that consists of two things. Number one, methylating agent. पहला क्या है, मिथाइलेटिंग एजेंट, और दूसरा उनके पास है बेटा एंडोन्यूक्लिएज। समझो कॉन्सेप्ट क्या है ये। नंबर वन मिथाइलेटिंग एजेंट, नंबर टू रहेगा आपका क्या, एंडोन्यूक्लियस। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये सेल आपका बैक्टीरिया का, इसका अपना डीएनए पड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। इसके पास दो चीजें हैं, एक तो है मिथाइलेटिंग एजेंट, ये मिथाइलेटिंग एजेंट अपने खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करा सकता है, ठीक है। दूसरा इसके पास होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस। दिस एंजाइम कैन कट फॉरेन डीएनए। समझो बात को। सपोज एक फॉरेन डीएनए एंटर किया वायरस, इसके बैक्टीरिया के अंदर, अब क्या होगा, अपने खुद के डीएनए को तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच करके सेव कर लेगा, ताकि ये एंडोन्यूक्लियस अपने खुद के डीएनए को कट ना कर दे। अपने खुद के डीएनए को क्या अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इसके पास ऐसा एजेंट था। और ये एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को कट कर देगा फ्रेगमेंट्स में। अब जो ये डीएनए, फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है, एंटीजन आप इसको बोल सकते हो, इसके टुकड़े बन गए। अब जो इसको कोड करना था वो ये कोड नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया के अंदर। अब क्या हुआ, अपने डीएनए को तो उसने प्रोटेक्ट कर लिया और दूसरे के डीएनए को उसने कट कर दिया। क्लियर है बात। अब यही एंडोन्यूक्लियसेस आपने बैक्टीरिया से निकालने शुरू कर दिए, और इनकी जो प्रॉपर्टी थी दैट इट कैन कट द डीएनए, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने इनको आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर क्लास, और शुड आई रिपीट इट? मैम एक बार रिपीट कर दो दोबारा। बिल्कुल, समझो बात को। एंडोन्यूक्लियस जो है वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए के ऊपर कट लगा सकते हैं, एक डीएनए को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, 1963 के अंदर साइंटिस्ट को पता लगा कि जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी प्रोकैरियोट जो सेल होता है, उसके पास दो चीजें हैं। उसके पास एक तो एंडोन्यूक्लियस है जो कि डीएनए को कट कर सकता है। अब बात यह आती है कि जब इसके पास एंडोन्यूक्लियस है तो इसने अपने खुद के डीएनए पे कट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि खुद के डीएनए के लिए इसके पास मिथाइलेटिंग एजेंट प्रेजेंट है जो अपने खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है। मिथाइल ग्रुप अटैच होने के बाद ये एंडोन्यूक्लियस काम नहीं कर सकता, ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको ये एंडोन्यूक्लियस टुकड़ों में तोड़ देगा
और टुकड़ों में टूटने के बाद इसकी जो कोडोन की सीक्वेंस है वो रप्चर हो जाएगी और जो भी कुछ इसने बैक्टीरिया के अंदर बनाना था वो बना नहीं पाएगा, इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगा। एंडोन्यूक्लियस की इसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमने बैक्टीरिया से इन एंडोन्यूक्लियस को निकालना स्टार्ट कर दिया और डीएनए को कट करने में हेल्प करने लग गए हमें इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर वर्षा? यस मैम। हाँ जी, एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? अब जो फर्स्ट आपका एंडोन्यूक्लियस आया था दैट वाज हिंद 2। हिंद 2 इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे अब। यहां से मैं बता दूं आपको, हिंद 2 वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इज द जीनस। जीनस का हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, उसको कैपिटल में ही लिखते हैं। इन्फ्लुएंजा से हमने 2 लेटर ले लिए IN, और जो डी है वो इसका जो स्ट्रेन रहा होगा उससे हमने डी ले लिया। 2 हमने क्यों दिया? नंबर ऑफ एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड, जो सबसे पहला हमने निकाला था वो 1 रहा होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। फर्स्ट प्रॉपरली आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस वाज हिंद 2। क्लियर? क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट कौन सा हमने आइसोलेट किया था? हिंद 2 को आइसोलेट किया था। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे ये काम करता है हिंद 2, वो हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। राइट डाउन हिंद 2। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इट इज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस। सेकेंड लिखोगे इसके बारे में, इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम hemophilus influenzae। थर्ड लिखोगे इट कैन कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ओनली पर्टिकुलर साइट। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कट लगा देगा। नेक्स्ट लिखोगे इट कैन कट अ सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 बेस पेयर पे ही ये कट लगा सकता है, उससे ज्यादा पे कट नहीं लगाएगा। क्लियर? So these are some basic properties of Hind 2। मैम हाँ जी, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बता दो। ओके देखो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि भाई ये जो है फर्स्ट आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस है। सेकेंड हम लिख रहे हैं कि इसको आइसोलेट किया गया है किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। थर्ड हम लिख रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को ही कट लगाएगा। लाइक GAATTC है तो उसी के पास कट लगाएगा, किसी भी सीक्वेंस से ऐसे कट नहीं लगा सकता। स्पेसिफिक है, हर एंजाइम हर किसी को कट नहीं कर सकता, हर एक किसी तरह के डीएनए को कट नहीं कर सकता। उनकी अपनी एक स्पेसिफिक बेसिक सीक्वेंस होती है, उसी पे वो कट लगाता है। नेक्स्ट हमने लिखा कि 6 बेस पेयर की सीक्वेंस पे कट लगाता है, लाइक ATGCCC। कितने बेस पेयर्स हो गए? 6 बेस पेयर। तो ये 6 बेस पेयर्स के डीएनए को कट कर सकता है, उससे ज्यादा बेस पेयर्स को एक साथ कट नहीं करेगा। क्लियर? डन। और अभी तक हम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से अबाउट 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से
about 900 एंडोन्यूक्लियेजेस आइसोलेट कर चुके हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया से आप एक से ज्यादा एंडोन्यूक्लियसेस भी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। क्लियर? तो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से अभी तक हम 900 एंडोन्यूक्लियसेस ऑलरेडी आइसोलेट कर चुके हैं। एनी कंफ्यूजन क्लास? Okay, next enzyme will be alkaline phosphatases. मैम एक्सोन्यूक्लियस पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए, देखो आरडीएनए में आपको चाहिए सिर्फ एंडोन्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस चाहिए ही नहीं। अभी हम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी में चाहिए, बाकी की चीजें बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? एक्सोन्यूक्लियस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, पता ही है आपको, ब्लंट एंड दे देगा जिससे चीजें चिपकेंगी नहीं, और चिपकेंगी नहीं तो फिर आरडीएनए का क्या करोगे आप? आरडीएनए बनेगा ही नहीं, लाइगेशन तो आपको चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट एंजाइम इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? ये रिमूव करेगा, इट रिमूव्स phosphate group. It removes phosphate group from the 5th end, और सीधा लिखो 5 end of DNA। समझो बात को, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें मान लो आपने यहां से कट लगा दिया, ठीक है, ये दो पूरी स्ट्रैंड आपने कट कर दी या एक स्ट्रैंड कट कर दी, डिपेंड करता है कि एक स्ट्रैंड कट करनी है, दो करनी है। स्ट्रैंड्स कट करने के बाद यहाँ पे वही 5 एंड होगा, यहाँ पे 3 एंड होगा। मान लो आपने यहां से ये डीएनए निकाल लिया, 5 एंड है, 3 एंड है, फॉस्फेट फिर से जुड़ जाएगा, डीएनए की स्ट्रैंड छोटी हो जाएगी लेकिन फिर से सेल्फ लाइगेशन हो जाएगी। बेसिकली आप यूज करते हो प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर द सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। आपने ये सीक्वेंस यहां से कट की, बट क्या होगा? 5 एंड पे फॉस्फेट है, 3 एंड पे शुगर है, ये यहां से निकल भी गया सेगमेंट, तो ये दोबारा से लाइगेशन हो जाएगी और ये आपका प्लाज्मिड छोटा हो जाएगा, लेकिन लाइगेशन तो हो जाएगी। बट आपने क्या करना है, ये डीएनए आपने यहां से कट किया है तो कहीं और से डीएनए निकाल के यहाँ पे लाइगेट कराना है, लेकिन जितने जल्दी आप इसको लाइगेट कराओगे उससे पहले डीएनए जो है आपस में जुड़ जाएगा। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज आप यूज करते हो फॉर प्रिवेंटिंग सेल्फ लाइगेशन। किसको प्रिवेंट करने के लिए करते हो? सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हो। कंफ्यूजन है? पूछ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 एंड से फॉस्फेट ली। हाँ जी बोलो। दोबारा मैम ये रिपीट कर दो, क्या मतलब कट कैसे किया और फिर वो? कट किया एंडोन्यूक्लियस से। वर्षा सुनो, बेसिकली आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप यूज करते हो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए है। हमें आरडीएनए के अंदर करना क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। आपको क्या करना है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो है ना कॉपी बना सकता है, इसलिए आप प्लाज्मिड को यूज कर रहे हो बस। ये इकोलाई का प्लाज्मिड है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज कर लिया हमने कि इकोलाई का प्लाज्मिड है। आपने किसी और के डीएनए की फ्रेगमेंट यहां से कट की, इतना पार्ट अपने जीन का कट किया, आपको इस जीन को इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करते हैं? हम प्लाज्मिड के डीएनए को कट करेंगे, इसको हमने डाइजेस्ट करा लिया एंडोन्यूक्लियस से, इसको भी डाइजेस्ट करा लिया एंडोन्यूक्लियस से। ये फ्रेगमेंट हमें यहां मिल गई, इतनी फ्रेगमेंट ये यहां से हमें यहां चिपकानी है, उससे पहले हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। एंडोन्यूक्लियस डालें और डीएनए को हमने कट कर दिया और ये डीएनए सीक्वेंस हमने बाहर निकाल दी। बट होगा क्या, डीएनए बाहर निकाल दिया, इस डीएनए को हमें यहां लाइगेट कराना है, लेकिन यहाँ पे 5 एंड है, यहाँ पे 3 एंड है, यहाँ पे 5 एंड है, यहाँ पे 3 एंड है। 5 एंड पे होते हैं फॉस्फेट। क्या होते हैं? फॉस्फेट। फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, ये दोबारा से लाइगेट कर जाएंगे।
डीएनए छोटा हो जाएगा लेकिन लाइगेट हो जाएगा, बट ये लाइगेशन से हमें बचाना था, इसीलिए हमने 5 एंड से फॉस्फेट को हटा दिया। जब फॉस्फेट नहीं होगा तो वो बाइंड नहीं करेगा, तो ये आपस में बाइंड नहीं करेगा, तो इजीली हम इस अपने डीएनए को यहाँ पे चिपका सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। समझ आ रही है बात? आप कर क्या रहे हो? सपोज करो मेरे पास ये 2 मार्कर्स है, ये 2 मार्कर हैं, मेरे को क्या करना है, जहां पे डोम्स लिखा है ना इसको मैं हटाऊंगी और इस वाले डोम को मुझे यहां पे चिपकाना है। तो इतने सीक्वेंस को मैंने कट करा मॉलिक्यूलर सीजर से, उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन सपोज करो कि इन दोनों में आपस में चिपकने के लिए कुछ है, तो वो चिपक जाएगा और ये यहां से निकल के मार्कर मेरा छोटा हो जाएगा, लेकिन मेरा काम क्या था, यहां से निकाल के इसको यहां भी तो चिपकाना था ना। तो इनकी आपस में सेल्फ लाइगेशन ना हो जाए, इसलिए मैंने जो चीजें इनको चिपकाने पे मजबूर कर रही है ना उसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ऐसा ही डीएनए में हुआ। ये वेक्टर था हमारा, प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट मैंने यहां से रिमूव किया, लेकिन ये आपस में ही चिपक ना जाए। अब चिपकने के बाद छोटा हो जाएगा और काम मेरा फिर अनडन है। मेरे को तो इसको खुला रखना है ना, ताकि मैं अपना डीएनए यहाँ पे लाइगेट कर सकूं। तो ये खुला रहे, इसीलिए मैंने यहां से फॉस्फेट को हटा दिया, दोनों एंड से फॉस्फेट को हटा दिया। फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट नहीं होगा तो शुगर बाइंड नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है बात? ये ओपन रहेगा। जब ये ओपन रहेगा तो मैं अपना डीएनए यहां पर लाऊंगी और उसको लाइगेट करा दूंगी विद अनदर एंजाइम्स। क्लियर वर्षा? मैम फिर जब आप फॉस्फेट ग्रुप हटा दोगे तो फिर फ्लोरेसेंट डीएनए जो है वो कैसे लाइगेट? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोबारा से फॉस्फेट को ऐड करेंगे। ये जब ये इसको यहां पर लाने के बाद वी विल ऐड फॉस्फेट एट 5th एंड और 5 एंड अगेन। उसके लिए एक और एंजाइम है हमारे पास, वी विल डिस्कस इट लेटर। क्लियर? ओके मैम। हाँ जी। अब यहां से 5 एंड से आपने फॉस्फेट तो हटा दिया, अब यहां पे क्या हो जाता है, लिविंग बिहाइंड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो ये इजिली दूसरे डीएनए को यहां पे अटैच करा सकता है और सेल्फ लाइगेशन से यहां पे हम बच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम इज लाइगेजेस। कौन सा एंजाइम है? 4th एंजाइम है, दैट इज लाइगेजेस। लाइगेजेस आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि आपने डीएनए को कट किया है तो उसको चिपकाना भी पड़ेगा, तो चिपकाओगे किससे? लाइगेजेस से। दीज एंजाइम्स रिपेयर, और कहां यूज करते हैं हम इनको? दीज एंजाइम्स रिपेयर ब्रोकन डीएनए by joining two nucleotides. Is it clear class? Easy है? Yes, ma'am. है ना? क्वेश्चन आ जाता है अब कैसे? Name the enzyme that can reverse the process of endonucleases. बोलो कौन सा एंजाइम होगा? Name the enzyme that can reverse the process of endonucleases. Which enzyme will be there? बोलो बोलो बोलो। लाइगेज। लाइगेज, ऑफ कोर्स लाइगेज, क्योंकि एक डीएनए को कट कर रहा है तो ये डीएनए को क्या कर रहा है? लाइगेट करवा रहा है, ग्लू का काम कर रहा है, एक चीजों को काट रहा है, दूसरी चीजों को चिपका रहा है। उसके बाद वर्षा का क्वेश्चन था कि भाई फॉस्फेट आपने हटा तो दिए, लेकिन फॉस्फेट को तो बाद में वापस भी लाना पड़ेगा। वो एंजाइम जो फॉस्फेट्स को ऐड करता है दैट आर फोस्फोराइलेजेस। क्या करेगा ये? इट विल ऐड फॉस्फेट ग्रुप एट 5 एंड। क्लियर? ताकि फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं वो दोबारा से बन सके, क्योंकि आपके डीएनए में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जरूरी है, तभी तो उसकी बैकबोन बनेगी। क्लियर क्लास?
टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस। नामकरण कैसे किया हमने एंडोन्यूक्लियसेस का। अराउंड 900 एंडोन्यूक्लियसेस आइसोलेट कर चुके हो। उनको पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए आपको उनका नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो वो नेमिंग जो है आप किस बेसिस पे करते हैं वो देखना है हमने। चलो भाई, नामकरण कैसे किया हमने एंडोन्यूक्लियसेस का। कन्वेंशन फॉर नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कन्वेंशन फॉर नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स खोल के बैठ सकते हो, बिल्कुल हम नोट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे। दैट इज इकोर 1। दिस इज अ एंडोन्यूक्लियस isolated from Escherichia coli RY13। ध्यान से सुनो, एसर्शिया कोलाई RY13 से हमने इकोर 1 को आइसोलेट किया है। नेमिंग किस बेसिस पे की, एसर्शिया जीनस है, वहां से हमने उठा लिया कोलाई जो था उसका हमने CO उठा लिया, स्ट्रेन का हमने उठाया R। कोलाई से जो सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस निकाला होगा वो होगा 1। इसी स्ट्रेन से मैं दूसरा एंडोन्यूक्लियस निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, इकोर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन? सो E from genus, next two letters from the species and next letter from the strain, and 1, 2, 3, 4 this number is based on the कि भाई आपने कौन से वाला एंजाइम निकाला है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बेसिस पे हमने इसको नेमिंग की है। एनी कंफ्यूजन क्लास? सो दीज आर द एंजाइम्स जो आपको चाहिए किसके लिए, RDNA टेक्नोलॉजी के लिए। अब बेसिकली आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस के साथ साथ आपको एक्सोन्यूक्लियसेस के बारे में भी बताया हुआ है। अब बता ही दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखो टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस और सीधा लिखो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं दे आर ऑफ 2 kinds, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। इसके वर्ड से सजेस्ट हो रहा है, न्यूक्लियसेस का मतलब है जो न्यूक्लियोटाइड पे कट लगा सके। एक्सो भी और एंडो भी दोनों न्यूक्लियसेस न्यूक्लियोटाइड्स पे कट लगा के डीएनए को तोड़ते हैं, डीएनए को कट करते हैं। एक्सो मतलब बाहर से, क्या करेगा, बाहर से कट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सीक्वेंस है GAATTC, तो यहां पे आ जाएगा CTTAAG। तो ये इस तरह से कट लगाएगा, पूरा सीक्वेंस यहां से निकाल देगा। एंड से कट लगा रहा है, कहां से कट लगा रहा है, एंड से कट लगा रहा है। लेकिन एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास सीक्वेंस है GAATTC, सेम सीक्वेंस है ये। इसमें ये पहले तो सेंटर को ढूंढता है, फिर सेंटर को छोड़ के कहीं से भी यहां से कट लगा सकता है या फिर यहां से कट लगाएगा। अब G और A के बीच में कट लगाया तो दूसरी स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगी आपके पास, कुछ ये होगी। ये टुकड़ा अलग होगा और ये वाला टुकड़ा
डीएनए का अलग हो जाएगा। तो ये देता है स्टिकी एंड और ये देगा आपको ब्लंट एंड। एक्सोन्यूक्लियेसिस कहां से कट लगाएगा, एंड से कट लगाता है, और ये एंड से कट नहीं लगाएगा कभी भी, बीच में से सेंटर को छोड़ेगा और लास्ट को छोड़ेगा, और कहीं से भी ये कट लगा सकता है। क्लियर? सो राइट डाउन इन एक्सोन्यूक्लियेसिस, इट रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स। क्या लिखेंगे हम इसमें? इट रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ये हमेशा एंड से ही कट लगाएगा। इन वन स्ट्रैंड ऑफ ड्यूप्लेक्स, एक ही स्ट्रैंड में कट लगाएगा। क्लियर? दूसरी बात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे डू नॉट कट आरएनए। एक्सोन्यूक्लियसिस कभी भी आरएनए को कट नहीं लगाते। इज इट क्लियर? और हमेशा एक ही स्ट्रैंड को कट करेंगे डीएनए की, ड्यूप्लेक्स को कट नहीं करते, ये पूरे ड्यूप्लेक्स को कट नहीं करते। लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? राइट डाउन, एंडोन्यूक्लियस दे मेक cuts at specific position within the DNA except at terminals। एंड से कट ना लगा के ये कहीं से भी कट लगा देते हैं। एक तो पैलिंड्रोम के सेंटर से कट नहीं लगाते, और दूसरा कभी भी एंड से कट ये नहीं लगाएंगे। एंड दूसरी बात क्या लिखोगे? दे मे कट आरएनए ऑल्सो। ये आरएनए में कट आराम से लगा सकते हैं। क्लियर? थर्ड जो रहेगा, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा एक्सोन्यूक्लियसिस, सेकेंड आप पढ़ रहे हो एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस जो है स्पेसिफिक पोजीशन में तो कट लगाते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जरूरी नहीं है कि हाँ यही कट लगाना है आपने। तो थर्ड जो टाइप रहता है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। दे आर मोर स्पेसिफिक। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, राइट डाउन। दे कट डीएनए ड्यूप्लेक्स they cut DNA duplex at specific points only। और कहीं इधर उधर से कट ये नहीं लगाएंगे। They are single stranded free ends are called sticky ends। और बेसिकली आप इन्हीं को आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो फटाफट से। डन? एनी कंफ्यूजन बेटा? तो भाई आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है, चीजों को रिकॉल कर लो। सबसे पहले बायोटेक की डेफिनेशन, उसके बाद ईएफबी ने बायोटेक की डेफिनेशन क्या दी वो पढ़ा। फर्स्ट आरडीएनए कौन था, इसको निकाला कि कहां से आइसोलेट किया ये पता लगा हमें। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से उसको निकाला था, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, और इंसर्ट उसको किया इकोलाई के अंदर। क्लियर? बॉयर और कोहेन ने ये काम किया था। उसके बाद आपने पढ़े कि भाई चीजें कौन कौन सी चाहिए आपको। सबसे पहले आपको चाहिए एंजाइम। एंजाइम नंबर 1 इज लाइसिंग एंजाइम, जिससे आप एक सेल की वॉल को डिग्रेड कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपका सेल कैसा है। बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम, एनिमल सेल है तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपका काम चल जाएगा प्रोटीएजेस और लाइपेजेस से। एनिमल सेल है
तो आपका दो चीजों से काम चल गया। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है सेलुलोज की, तो सेलुलेजेस आपको चाहिए, यहाँ पे प्रोटीएजेस तो चाहिए ही चाहिए, लाइपेजेस भी चाहिए। फंजाई है तो काइटिन की बनी है तो काइटिनेज चाहिए यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद आपको न्यूक्लियसेस चाहिए। न्यूक्लियसेस बेसिकली आरडीएनए के अंदर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही यूज करते हो, क्योंकि पहली बात एक तो वो स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट लगाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई डीएनए फ्रेगमेंट है आपके कहीं से भी उसको काट के रख दिया, नहीं, जो चीजें आपने काटनी है सिर्फ वहीं से डीएनए का सेगमेंट जो है उतना ही आपका वहां पे, उतने ही बेस पेयर्स जो है वो आपके वहां से कट होते हैं। उसके बाद जो आपके एंडोन्यूक्लियसेस हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, उसकी नेमिंग के पीछे फर्स्ट लेटर लोगे जीनस से, नेक्स्ट 2 लेटर्स लोगे उसके स्पीसीज से, और स्ट्रेन से उसका एक फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लोगे, और 1 2 3 कौन से नंबर पे आपने उसको आइसोलेट किया है उसके बेसिस पे लोगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो कि आप चीजें जो है डीएनए जो है उसको कट कर सकते हैं, 3 तरह के हैं। नंबर 1 एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड से कट करता है, बेसिकली ब्लंट एंड देगा। एंडोन्यूक्लियस एंड से कट ना करके कहीं से भी कट कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक एक पैलिंड्रोम को ढूंढेगा, पैलिंड्रोम के सेंटर को सर्च करेगा और सेंटर से कट ना करके इधर उधर से वो कट लगा देगा।